हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको यदि आप अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में वो सारा प्रॉब्लम्स जो केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड होता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करें। मैं इस चैप्टर्स को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी वह स्टूडेंट्स जो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, काफ़ी परेशानी होती है, मैं तो कभी सीख नहीं पाऊँगा, ऐसे स्टूडेंट भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दें और जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप करें। नो डाउट बहुत अच्छे आप हो जाएंगे, अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे आप हो जाएंगे और शायद आपको ऐसा अपने आप पर बिलीव नहीं होगा कि आप इतने अच्छे कैसे हो गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम लिखिए केमिकल बॉन्डिंग। नेम ऑफ चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं एकदम जीरो लेवल से समझा रहा हूँ। मैं एकदम आपको 9-10 क्लास में जाकर के मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं आखिरकार कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में, किसी दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाता क्यों है, यानी एक एटम दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाता क्यों है। तो देखिए ध्यान दीजिए, जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो काफी अस्टेबल होते हैं, जिसे इनर्ट गैस कहते हैं। वो कौन कौन से हैं जो इनर्ट गैस कहलाते हैं? इनर्ट गैस। और ये काफी अस्टेबल होते हैं, मोर अस्टेबल होते हैं, मोर अस्टेबल। वो कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इन सभी के एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86 होते हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, outermost cell is in helium 2 electrons, in neon, argon, krypton, xenon, radon all have 8 electrons. तो जैसा कि अभी हमने देखा कि कुछ ऑल नोन एलिमेंट्स में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये सारे के सारे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये मोर अस्टेबल होते हैं, यानी ये रिएक्टिव होते ही नहीं है। अब आप थोड़ा सोचिए, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग ये चाहते हैं, काम करना चाहता है कोई आदमी? क्या कोई नहीं चाहता है। ये चाहता है कि आराम की जिंदगी गुजारे। ठीक उसी तरह एलिमेंट्स भी चाहता है कि हम अपनी जो लाइफ है
वो आराम से गुजारे, यानी मोर स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है। और जो मोर स्टेबल एलिमेंट होता है वो हीलियम होता है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन होता है। और इनमें से एक के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी सब एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन सारे स्टेबल एलिमेंट को छोड़ करके और भी जो एलिमेंट है वो भी चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टेबल स्टेट में रहें। इसके लिए कोई यदि एटम आप लेते हैं तो सारा एटम्स एलिमेंट्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। तो वो सारे एटम्स ये चाहते हैं कि हम भी अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसा हम भी यदि बना ले तो हम भी इनर्ट हो जाएंगे, मोर स्टेबल हो जाएंगे, हमारी भी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आप हाइड्रोजन को लीजिए, इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बताइए, हाइड्रोजन भी चाहता है कि हम स्टेबल बन जाए और स्टेबल इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम आएगा क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 है। अब ये चाहता है कि हम हीलियम जैसा बन जाए और इसके जैसा बनने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लेना होगा, किसी दूसरे एटम से गेन करना होगा। अब ये तो ऐसा चाहेंगे ना कि कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए जो कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। बात आ रही समझ में? अब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वो रिएक्टिव हो जाते हैं। अब कोई एक ऐसा एटम्स मिल गया जो कि इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो उसके साथ ये बॉन्ड बना लेते हैं, हाँ आप मुझे दे दो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इसे देगा तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा हो जाएगी और फिर यह भी स्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करता क्यों है? टू अचीव नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आती है कि ये नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए रिएक्टिव होता है और किसी दूसरे से कंबाइन करता है, तो आखिर ये अचीव करता क्यों है? तो टू बिकम्स मोर स्टेबल, यानी one atom will combine to the other to achieve more and more stability. When they get more and more stability, when it acquire nearest gas electronic configuration। बस यही खेला है और इसी को करने के लिए सारा एलिमेंट्स को कोई उससे रिएक्शंस करता है, कोई उससे रिएक्शंस करता है, कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार रहता है, कोई शेयरिंग करने के लिए तैयार रहता है। सारे एलिमेंट्स जो होते हैं सभी की नेचर अलग अलग होती है। जैसे कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका आउटर मोस्ट शेल में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन्स है और उसके इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो चाहेगा ना कि 8 जैसे किसी में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है और नियॉन में आप देख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वह एलिमेंट जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है उसका नियरेस्ट नेट गैस तो नियॉन होगा और नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो चाहेगा ना कि कोई इलेक्ट्रॉन मेरा ले ले। अब वो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रिएक्टिव है, जिसका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट बनाना चाह रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाना चाह रहा है, उसके लिए वो ऐसा रिएक्टिव है। किस लिए? तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करने के लिए। और इसी रीजन के कारण एक एटम्स किसी दूसरे एटम के साथ में रिएक्शंस करते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं और कुछ शेयरिंग करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। यानी कोई भी एटम्स किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने के पीछे यही रीजन है, क्योंकि वो मोर एंड मोर स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एटम है, हमने लिया कोई एटम है हाइड्रोजन। तो ये जो एटम हाइड्रोजन है तो ये एटॉमिक स्टेट में होते हैं, इसको बोलते हैं
ये एटॉमिक स्टेट में है, ये एटम है। अभी ये क्या चाह रहे हैं कि हम जो है अस्टेबल बन जाए। अस्टेबल कैसे बनेंगे? अस्टेबल बनने के लिए किसी दूसरे के साथ में इसे रिएक्शंस करना होगा। उसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, क्योंकि इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस जो होते हैं उसके आउटर मोस्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब कोई एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो ओवा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यह जो एटम है, यहाँ हाइड्रोजन है, क्लोरीन, कुछ भी कोई भी ले सकते हैं, तो मैं जनरल लेता हूँ। कोई एक एटम जो है वो रिएक्शन करके ये किसी केमिकल यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। ये केमिकल यूनिट, अब ये केमिकल यूनिट क्या है? इट इज नथिंग बट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जैसे अभी हमने देखा कि कोई एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, गेन करके वो रिएक्शन करना चाहता है किसी दूसरे एटम के साथ, तो वो रिएक्शन करके करता है क्या? मॉलिक्यूल बनाता है। और जब मॉलिक्यूल बनाता है तो फिर वो स्टेबल हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये हमने एटम लिया और ये केमिकल यूनिट में कन्वर्ट हो गए, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, तो ये क्या बन गए? अस्टेबल बन गए। तो जब ये, यानी कि एटम पहले क्या था? अनस्टेबल, और जब ये रिएक्शंस कर लिए और केमिकल यूनिट में कन्वर्ट हो गए, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, तो अब क्या हो गए? ये अस्टेबल हो गए। और स्टेबिलिटी का रिलेशन एनर्जी से होता है। इसको एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे? इसकी स्टेबिलिटी कम है, अनस्टेबल है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी एनर्जी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी। तो अब आप देखिए, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसके पास मोर एनर्जी है। जब ये केमिकल यूनिट में कन्वर्ट हुआ, लेस एनर्जी होगा, लेस एनर्जी होगा। अब पहले एनर्जी ज्यादा थे और जब केमिकल यूनिट में कन्वर्ट हुए, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए, तो इसकी एनर्जी घट गई। तो आपने पढ़ा एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो फिर इसकी एनर्जी यहाँ ज्यादा थी, तो फिर ये केमिकल यूनिट में कन्वर्ट हुआ तो गया कहाँ? इससे साफ पता चल रहा है कि इसमें ज्यादा एनर्जी थी, यहाँ कम एनर्जी हुई। तो कुछ एनर्जी जब कोई एटम किसी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, यानी केमिकली कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है, तो उसकी एनर्जी घट जाती है। यानी जितनी एनर्जी घट गई वो उतनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो गई। यानी एनर्जी क्या हो गई? रिलीज हो गई। यानी कोई भी एटम जब अस्टेबल बनने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके केमिकल यूनिट बनाता है या मॉलिक्यूल बनाता है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। और प्रोसेस दो तरह का होता है। एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसके कंप्लीट होने पर एनर्जी रिलीज होती है, और दूसरा जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब बताइए, जब कोई एटम्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, तो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है? तो आप यहाँ देखेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी इससे ये पता चला कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गए, इस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गए। अब एटम्स का एक मोल, अब जैसे ये यहाँ मान ली केमिकल यूनिट बना, ये मॉलिक्यूल बना, तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो गई, तो ये रिएक्शन से एक्सोथर्मिक हो गई। यानी
बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब यहाँ पर एक बात और भी आता है। मान लीजिए हमारे पास दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स अलग अलग किसी तीसरे एटम के साथ कंबाइन किए और वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, दोनों मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, तो दोनों की स्टेबिलिटी पहले से बढ़ गई। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हुए तो दोनों की एनर्जी, दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। ऐसा तो हो सकता है, एक बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, एक थोड़ा कम स्टेबल हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब और दोनों ही अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बॉन्ड फॉर्मेशन, जो जब कोई एटम्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं बॉन्ड बना कर करके, तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक तो दोनों ही होगा। अब कहा जाए कि दोनों में कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा या कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लिया कोई ए एक एटम है, ये बी के साथ रिएक्शन किया, ये मॉलिक्यूल बना लिया ए और बी, इनके बीच में एक ये बॉन्ड, न्यू बॉन्ड बन गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से एक ये मॉलिक्यूल था ए, ये सी के साथ रिएक्शन किया, न्यू मॉलिक्यूल बना ए और सी, अब यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड बन गया, ठीक। तो यहाँ से न्यू बॉन्ड बन गए, तो अब कहा जाए कि यह भी स्टेबल है, यह भी स्टेबल है, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड बने, यहाँ जो बॉन्ड बने, इन दोनों में जो बॉन्ड न्यू बना है उनमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसको जानने के लिए हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन हुआ तो किससे एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, यानी कौन मोर एक्सोथर्मिक इन नेचर है। जो ज्यादा एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से, और यहाँ से जो मान लेते हैं यहाँ से Q1 एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ से Q2 एनर्जी रिलीज हो रही है, और यदि Q1 का वैल्यू Q2 के वैल्यू से ग्रेटर है तो ऐसा कहेंगे कि ए बी के बीच में जो बॉन्ड बना है वो वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ए सी के बीच में बने बॉन्ड का, यानी AC मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा AB मॉलिक्यूल के बॉन्ड स्ट्रेंथ से। यानी कोई भी बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा और कितना वीक होगा, दैट विल डिपेंड्स हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। If the energy released during the bond formation would be more, then the strength of a bond is also more, their stability would be more। तो इससे पता चला कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होगा, वह इस बात पे डिपेंड करता है कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था तो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही थी, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है या कम एनर्जी रिलीज हो रही है, या इस बात को डिसाइड करता है कि जो बॉन्ड बना है वह कितना स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स ऐसे कर सकते हैं, हाउ द न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, दैट विल डिपेंड्स हाउ द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो अब यहाँ से पता चला कि ये Q1 और Q2 की वैल्यू ग्रेटर थी, तो यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और यह भी एक्सोथर्मिक है, यह भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन ये मोर है और ये लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो हमने अभी तक ये बताया आपको कि कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन क्यों करते हैं, ठीक है। Why does an atoms combine with other, ये आपने सीखा। दूसरा आपने सीखा कि जब कोई एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, केमिकल यूनिट कहते हैं। और ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब मान लेते हैं दो एटम है हमारे पास, दोनों ही कंबाइन कर करके मॉलिक्यूल बनाता है, लेकिन बॉन्ड किस मॉलिक्यूल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो डिपेंड करेगा कि जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ तो कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है।
अंडरस्टैंड। तो यहाँ से हमने इन बातों के बारे में ये सीखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये एटम्स केमिकल यूनिट और एनर्जी रिलीज हो गई यहाँ से। एक मिनट, तो हम लोगों ने ये सीखा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल और केमिकल यूनिट, दिस वन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये जो मॉलिक्यूल्स बना, ठीक है, तो ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो गई, तो जितनी हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, दैट इज, इसको डेल्टा एच से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी चेंज, इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। इसके बारे में हम लोग, मैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा और फिर आप थर्मोडायनेमिक्स में इसके बारे में अच्छी तरह से आप मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको डिटेल में मैं बताऊंगा। जैसे डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी चेंज। अब ये एंथैल्पी चेंज क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। जैसे यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, क्यों रिलीज हो रही है? एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 मोल, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 1 मोल, ठीक है, जब कंबाइन करके 1 मोल ऑफ एटम जब कंबाइन कर करके यह केमिकल यूनिट का फॉर्मेशन करेगा, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग कहेंगे डेल्टा एच। ठीक है, समझ में आ रही बात? उसको हम लोग कहेंगे डेल्टा एच। अब ये अभी हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा एच एनर्जी कितनी रिलीज हुई है उसका वैल्यू। डेल्टा एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी इस डेल्टा एच की वैल्यू देख करके ही आप बता सकते हैं कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो बॉन्ड डेल्टा एच कितना है उसका उसकी क्वांटिटी कितनी है उसको देखकर हम लोग बता सकते हैं कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा देखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग लिखेंगे बॉन्ड्स on the basis of the value of delta H, bond on the value of delta H। अब जैसे ऐसा देखा गया कि डेल्टा H की वैल्यू यदि लेस दैन 8 किलो जूल पर मोल होता है तो ये बॉन्ड काफी वीक होते हैं। नेक्स्ट ये 8 किलो जूल से 42 किलो जूल तक होता है, 42 किलो जूल पर मोल ऐसा। और यदि 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू यदि 42 किलो जूल ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल से यदि ग्रेटर हो जाती है तो 3 तरह के। तो यहाँ जब डेल्टा एच की वैल्यू 8 किलो जूल पर मोल से कम होती है तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है वह वैन वाल फोर्स होता है। वैन वाल फोर्स उसको बोलते हैं। जब 8 to 42 किलो जूल होता है तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जब 42 किलो जूल से ज्यादा होता है तो ये केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड। यानी जब कोई एटम केमिकल यूनिट का फॉर्मेशन करता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है और पर मोल कितनी एनर्जी को वो रिलीज करती है उसकी क्वांटिटी को देख करके ही आप बता सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल बना है उसमें जो अब बॉन्ड है वह कितना स्ट्रॉन्ग है। जब ये 8 किलो जूल से कम एनर्जी रिलीज होगी यानी डेल्टा एच का वैल्यू होगा तो इसे हम लोग कहेंगे कि बॉन्ड कैसा है, वैन डर वाल फोर्स है, ये वीक फोर्स होता है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड है और उसके बाद
कौन से बॉन्ड है, 42 किलो जूल से भी ज़्यादा हो गए तो ये कौन से बॉन्ड बनेंगे, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग अलग अलग से सभी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग को ये वैन डर वाल्स फोर्स भी पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्ड भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इस केमिकल बॉन्ड के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी ऐसा बॉन्ड जिसमें 42 किलो जूल पर मोल से हमेशा अधिक एनर्जी पर मोल रिलीज होती है। तो ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो भाई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड यानी इसकी में डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होगा। तो केमिकल बॉन्ड होते हैं, फर्स्ट आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड को डिफरेंट टाइप्स में बांट सकते हैं हम लोग। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्वाड्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर नॉन पोलर, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, नेक्स्ट साइनर्जिक बॉन्ड, साइनर्जिक बॉन्ड, नेक्स्ट बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग. So there are a number of bonds about which we have to study. So we will study one by one. Then after the covalent bond, third is coordinate bond. Coordinate bond. So these are the types of chemical bond. और हम लोग इस सारे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में एक एक कर करके अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे. आज फर्स्ट क्लास था तो आपने इसको समझा, ठीक है. तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड यानी बॉन्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन greater than 42 kilojoule per mole energy is released. So okay, thanks to